जय हिंद दोस्तों। तो मोशन को एक वन शॉट में ख़त्म करके उसका अच्छा रिस्पॉन्स पाके आज हम फिर से क्लास 9 का दूसरा चैप्टर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लेके आ गए। तो हमेशा की तरह हम पूरे कॉन्सेप्ट को ख़त्म करेंगे एक ही शॉट में, कम से कम ड्यूरेशन में लेक्चर होगा क्योंकि आपके एग्जाम पास आ रहे होंगे। और क्या हम करेंगे, ऐसा लेक्चर निपटाएंगे कि आपका कुछ ना छूटे, कोई क्वेश्चन ऐसा ना हो जो आप इसके बाद ना कर पाओ और कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी ना हो जो इसके बाद ना कर पाओ। तो जितने भी आज यहाँ पर आए सबका स्वागत है एग्जाम लेजेंड्स चैनल पे। मैं हूँ सचिन और चलो स्टार्ट करते हैं। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से पहले सब मोशन के बारे में जान चुके हैं। मोशन क्या होता है, चेंज ऑफ स्टेट होता है एक हिसाब से देखा जाए। समझ रहे हो बात। मान लो आप रेस्ट में हो, आप चल रहे हो, आपके पास कुछ क्या है, आपके पास कोई स्पीड है, वही मोशन है मेरे लिए। समझ रहे हो, मोशन थोड़ा सा चेंज इन स्टेट भी होता है। क्यों? क्योंकि मान लो आपने किसी का शेप चेंज किया, वो भी मोशन हो जाता है। कैसे? क्योंकि पार्टिकल कहीं से कहीं गए, तो चेंज इन स्टेट होता है, सिंपल सा मोशन। ठीक है। अब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हमको मेन क्या पढ़ना है, इसका जो टॉपिक उसको कहते हैं फोर्स। मेन जो है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में जो टॉपिक इसको फोर्स कहेंगे। और न्यूटन के हम लोग लॉ भी देखेंगे, 3 प्यारे से लॉ हैं, एक एक करके हम लोग देखेंगे। उससे पहले बात कर लेते हैं हम लोग फोर्स की। तो देखो टाइम में अच्छे अच्छे विद्वान या फिर आप कहोगे इंटेलेक्चुअल्स आते रहे, तो उन्होंने अपनी तरफ से कुछ चीज़ें बताई। जैसे सबसे पहले एरिस्टोटल ने बताया, जो कि इसको कहते हैं एरिस्टोटल फैलेसी। तो उन्होंने जो बताया वो वो आपसे कहीं पूछा नहीं जाएगा, लेकिन हमको थोड़ा इतिहास जानना जरूरी है जिससे आपको पता चले कि फोर्स कैसे पूरी बनी। तो एरिस्टोटल ने जो कहा वो आप देखिए। एरिस्टोटल ने सिंपल सी बात कही कि अगर कोई चीज़ है मोशन में या फिर रेस्ट में तो उसको एक फोर्स लगनी जरूरी है। समझ लो, अगर मोशन हो रहा है निरंतर यूनिफॉर्म मोशन के लिए हमको फोर्स लगनी जरूरी है, ये उन्होंने कह रखा है। तो ये बात इनकी गलत हो गई है, क्योंकि आगे अब हम लोग देखते हैं कि बिना फोर्स के भी मोशन होता है। अगर वेलोसिटी जीरो होगी, अगर मान लो आपकी एक्सेलरेशन जीरो होगा तब भी वेलोसिटी से मोशन होता है। तो एरिस्टोटल की जो फैलेसी है, इसलिए उसका नाम फैलेसी रखा, क्योंकि जो चीज़ गलत हो जाती है उसे फैलेसी कहते हैं। कोई आपका थ्योरेटिकल चीज़ है, कोई आपकी भविष्यवाणी जो गलत हो जाए उसे फैलेसी कहेंगे। इसके बाद हमारे गैलीलियो गैलीली आते हैं। उन्होंने थोड़ा डेवलप्ड किया फोर्स को। कैसे? उन्होंने कहा अगर कोई चीज़ रेस्ट हो रही, कोई चीज़ मोशन में आ रही, तो कुछ ना कुछ है जो रेस्ट और मोशन कर रहा है। उन्होंने भी फोर्स का नाम नहीं लिया। फिर आप समझते हो कोई चीज़ एक दिन में नहीं होती। न्यूटन ने ग्रेविटी की खोज एक दिन में नहीं की। बहुत लोग कहते हैं एप्पल उनके सर में गिरा, हम लोग भी बहुत बार यूज़ करते हैं एज अ टीचर कि एप्पल के सर में सेब गिरा। उन्होंने सोचा कि ये ऊपर ही क्यों जा रहा है, मतलब ये नीचे ही क्यों आ रहा है, ऊपर क्यों नहीं गया। ठीक है, तो उन्होंने बचपन में बहुत बार सोचा होगा, है ना। कुछ भी काम करते हुए मान लो वो भी अपने पेन से लिख रहे हो, उनका पेन नीचे गिर गया हो, तब नहीं सोचा क्या उन्होंने। तो ये चेन ऑफ इवेंट्स वाली चीज़ें होती है। आप कभी एक चीज़ से आप किसी एक इवेंट को डिफाइंड नहीं कर पाओगे, चेन ऑफ इवेंट्स देखना पड़ता है। इनके पहले भी बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, है ना। गैलीलियो को तो कोई इसलिए जेल में बंद कर दिया गया 70 साल आजीवन कारावास, क्योंकि उन्होंने कहा था जो हमारे सारे प्लैनेट्स है वो अर्थ के नहीं बल्कि किसके चक्कर लगाते हैं, सन के। ये उन्होंने बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी थी, तभी उस समय के चर्च ने उनको बंद कर दिया था आजीवन कारावास में। तो भाई टाइम टू टाइम चीज़ें बदलती रही हैं। अब हमने फोर्स डाला, तो फोर्स की जो आज सबसे बेहतरीन डिफिनीशन है जो मानी गई है वो क्या है, तो भाई फोर्स इज एन इंट्रैक्शन। सिंपल सा, फोर्स इज एन इंट्रैक्शन जो हम लिखने वाले। देखो फोर्स क्या है, इट इज अ इंट्रैक्शन, एन इंट्रैक्शन, आ नहीं ना, एन इंट्रैक्शन दैट विल चेंज द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट। द स्टेट, देखो मैंने मोशन नहीं लिखा था, स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट, स्टेट चेंज करेगा। और जब स्टेट चेंज करते हैं तो चीज़ें मोशन में आ जाती हैं, लेकिन बहुत बार क्या होता है जब हम स्टेट चेंज करते हैं तो चीज़ें रेस्ट में आ जाती है। अभी देखना कैसे। तो भाई जो फोर्स है, फोर्स को आप ऐसे समझ सकते हो कि वो जो है वो 6 प्रकार से काम कर सकती है फोर्स ना। सबसे पहले कैसे काम करेगी लिखते जाओ। पहला वो ऐसे काम कर सकती है, कोई चीज़ रेस्ट में है तो उसे मोशन में ले आएगी। कौन? हाँ ठीक, पहली चीज़ ऐसे काम हुई। कोई चीज़ रेस्ट में लिखना है, एक पहला पॉइंट तो यही है। तो यहाँ से क्या हमने देखा कि इसने वेलोसिटी में चेंज हुआ। ठीक है, वेलोसिटी में स्पीड में चेंज हुआ कि नहीं। ठीक है, फिर वो दूसरा क्या करेगी, कोई चीज़ मोशन में है तो उसको किस में ले आएगी, रेस्ट में। अब ये सब चीज़ें कैसे होती, मान लो आपकी साइकिल रेस्ट में, आपने पैडल मारा तो आपकी स्पीड बढ़ी कि नहीं, बिल्कुल। अब ये मोशन क्या, मान लो आपने ब्रेक मारा तो साइकिल रेस्ट मोशन से रेस्ट में आई, तो वेलोसिटी घटी कि नहीं, वेलोसिटी चेंज हुई कि नहीं, बिल्कुल। तो ये फोर्स के हैं तरीके, फोर्स इसमें चेंज हो रही है, फोर्स मतलब इसमें लग रही है। इसके बाद अगर स्पीड अप करोगे
मान लो आपने बहुत तेज़ी से 1 सेकंड में ज़्यादा पैडल मारे जितने भी ना, तो आपकी स्पीड बढ़ी। फिर क्या होगा, आपने क्या क्या स्पीड डाउन किया, मान लो आपको ब्रेक मारनी है, स्पीड अप और स्पीड डाउन में क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी होगी कि नहीं होगी, चेंज इन वेलोसिटी होगी, होगी। पांचवा आपका क्या होगा, डायरेक्शन चेंज, डायरेक्शन चेंज ये भी फोर्स की वजह से होता है, ठीक है, डायरेक्शन चेंज ये हुआ ना, ठीक है। इसके बाद एक आपका और होता है, इसमें भी वेलोसिटी का, देखो डीप लेवल में हर जगह वेलोसिटी का चेंज तो होता ही, भले पार्टिकल का हो। 6 आपका क्या रहेगा, 6 में सिंपल सा है, क्या रहेगा आपका, शेप चेंज सॉरी, ठीक है, शेप चेंज रहेगा। अब देखो शेप चेंज का मतलब क्या है, देखो मान लो ये है चीज़ यहाँ पर ऐसे टिकी हुई है और ये नीचे से जॉइंट है, ठीक है, तो हमने इसको फोर्स लगाया तो इसका चेंजमेंट ऐसे होगा। ये चीज़ पहले ऐसे थी, ठीक है, लेकिन अब क्या होगी, ये चेंज होकर तो ऐसी थोड़ी चली जाए, तो एंगल चेंज होगा आपकी फोर्स की वजह से, अगर नीचे वाला इसका पाइवेट कर दिया जाए, जॉइंट कर दिया जाए, ठीक है, तो ये हमारा शेप चेंज भी होता है। डीप लेवल में इसमें भी वेलोसिटी चेंज, इसमें भी वेलोसिटी चेंज है, लेकिन हम लोग नहीं ऐसे बता सकते हैं, ठीक है, डीप लेवल में चेंज है क्योंकि इसके नैनो जो उसके नॉर्मल छोटे पार्टिकल उन्होंने वेलोसिटी चेंज की, मतलब वो पहले रेस्ट में थे, फिर वो यहाँ पर आए। अब तुरंत फोर्स के बाद आपकी एक चीज़ आती है जिसको कहते हैं बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स, ये आती है, तो ये हम अभी देखने वाले हैं सबसे पहले, लेकिन अभी लिख के अच्छे से बताएंगे कि क्या डिफरेंस होता है। लेकिन अब बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स को कुछ इस तरीके से समझे कि बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स नाम की चीज़ नहीं होती, बैलेंस सिचुएशन होती है, अनबैलेंस एक सिचुएशन होती है, ऐसे आप समझोगे, ठीक है, ये तो नोट ही हुआ होगा। अब आपको डालना है बैलेंस और अनबैलेंस हेडिंग, और उनकी एक एक करके हम लोग वो देखेंगे। पहले समझेंगे बैलेंस अनबैलेंस क्या होती है, फिर उनको कुछ पॉइंट लिखने हैं जो पेपर में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, पेपर में ये फोर्स की डिफिनीशन भी लिखनी है। तो यहाँ आप लिखोगे बैलेंस्ड फोर्स और यहाँ लिखोगे अनबैलेंस्ड फोर्स, ना लिखना यही होगा, अनबैलेंस बैलेंस जैसे होती है सिचुएशन है, लेकिन वहाँ पर टीचर अगर आपसे बोर्ड में पूछेगा भी तो यही चीज़ लिख के पूछेगा। अब बैलेंस फोर्स देखो क्या होती है, बैलेंस फोर्स का सिंपल सा है कि जो नेट फोर्स है वो हमारी 0 हो। जैसे मान लो ये बॉडी है हमारी मास m की, तो अगर यहाँ से फोर्स लग रही है F, तो यहाँ से भी फोर्स हमारी कितनी लगे F। अब F की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन आप देख रहे हो दोनों F है, यानी कि वैल्यू बराबर है। अगर नाम ले लें तो ये 20 न्यूटन की फोर्स यहाँ से और ये 20 न्यूटन की। अब ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, जब ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी तो बॉडी अपनी जगह एज इट इज़ रुकी रहेगी। अब अनबैलेंस फोर्स आएगी यहाँ पर, इसमें क्या होता है, मान लो ये बॉडी है मास m की, यहाँ से लग गई 50 न्यूटन की, है ना, और यहाँ से लग गई 20 न्यूटन की। तो भाई 50 से आप क्या करोगे, देखो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो 50 से 20 हटाओगे, लेकिन 30 न्यूटन से ये यहाँ पर चला जाएगा, ये 30 न्यूटन से यहाँ पर फिर भी जाएगा, ठीक है, 20 को हटाने के बाद। तो ये अनबैलेंस सिंपल सा यही होता है। तो ये सिचुएशन ही तो है, ये मास के ऊपर एक सिचुएशन लगाती और उसको फोर्स का नाम दे दिया। अब इनके आपको पॉइंट लिखने सिंपल सा, ठीक है, इसमें सिंपल से पॉइंट लिखने। पहले क्या, बैलेंस फोर्स में क्या होता है, बैलेंस फोर्स में क्या होता है, द ऑब्जेक्ट किस में होगा, इसमें हम लोग लिखेंगे ना, ऑब्जेक्ट किस में होता है, रेस्ट में या फिर मोशन में। ऑब्जेक्ट नेवर चेंजेस इट्स स्टेट, ये पॉइंट है किसके, बैलेंस फोर्स के। अब देखो मैं यहाँ लिख सकता था कि ऑब्जेक्ट नेवर गेट्स इन मोशन, मतलब ऑब्जेक्ट कभी मोशन में आएगा, लेकिन ये गलत नहीं है। मान लो कोई चीज़ 50 मीटर पर सेकंड से चल रही है, अब आपने यहाँ से 50 न्यूटन की फोर्स दी, वहाँ से दी, तो क्या वो रुक जाएगा, क्या दोनों से बैलेंस बराबर कर दिया, लेकिन मोशन तो अभी भी हो रहा है। तो ऑब्जेक्ट नेवर चेंजेस इट्स स्टेट, मतलब वो अपनी स्टेट नहीं चेंज करेगा ना, वो किस स्टेट में है, किस अवस्था में है, वो अपना नहीं चेंज करेगा। यहाँ पर ऑब्जेक्ट ऑलवेज चेंजेस स्टेट, ऑब्जेक्ट हमेशा अपनी स्टेट चेंज करेगा, ठीक, ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं, ठीक है। इसमें जो आपकी नेट फोर्स होगी वो कैसी होगी, नेट फोर्स 0 और नेट एक्सेलरेशन भी आपका 0, ठीक, ये लिखना है, समझना बात, ठीक है। और इसमें क्या होगा, नेट फोर्स जो है वो कभी भी 0 नहीं होगी, देख लो ऊपर, नेट फोर्स कभी भी 0 नहीं होगी, और नेट एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ होगा, 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखना, ये 30 थी तो 30 कहाँ पूरी कैंसिल हुई, ठीक है, ये दूसरा पॉइंट था, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट लिखोगे आप कि जो हमारी वो है, इसमें मोशन कैसा होगा, अगर मोशन होगा तो यूनिफॉर्म होगा, यूनिफॉर्म मोशन।
और उसमें अगर मोशन होगा तो हमेशा नॉन यूनिफॉर्म होगा। कैसा होगा? हमेशा नॉन यूनिफॉर्म। ठीक। अब इसके बाद देखो, अगर एक चीज़ और जो बहुत मेन है, इसमें अगर जो है इनर्शिया समझना अच्छे से, इनर्शिया ऑलवेज एट रेस्ट नहीं होगा, इनर्शिया ऑलवेज एट रेस्ट गलत हो जाएगा। इनर्शिया ऑलवेज सेम। अब इनर्शिया ऑलवेज सेम का मतलब क्या है? इनर्शिया मोशन की है। अभी इनर्शिया नहीं बताया लेकिन बताएंगे। अभी याद रखना, इनर्शिया मास की वो प्रॉपर्टी होती है जो मास के ऊपर डिपेंड करती है और मास से काम इनर्शिया ही कराती है। इनर्शिया ऑलवेज सेम एज ए प्रीवियस। फोर्स लगाने के बाद भी वो प्रीवियस की तरह सेम ही रहेगी, जैसी पहली थी, एज प्रीवियस समय में, मतलब जब इससे फोर्स लाने से जस्ट पहले जितनी थी, प्रीवियस मतलब उतनी रहेगी। इसमें इनर्शिया डज नॉट सेम एज प्रीवियस। समझ में आई बात की नहीं? करो हाँ, अच्छे से समझ में आई। अब ये समझ में आई। अब इसके बाद सीधा इनर्शिया ही देख लेते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? आप सब अच्छे से इसको नोट करो। हम सोच रहे हैं इनर्शिया चालू से करने से पहले एक क्वेश्चन देख ले क्या। देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन है ना, पहले देख लेते हैं, फिर सीधा इनर्शिया चालू होगी। सिंपल सर, मान लो एक कोई आपकी ये है ऐसे इंजन है 8000 kg का, और इसके पीछे वैगन्स लगे, मतलब इसकी बोगियाँ लगी हैं 4 2000 की। ठीक है, 2000 kg की लगी हैं। आपसे कह दिया इसको जो है 40,000 न्यूटन से ये लेके जा रहा है, जो इंजन है इसकी वजह से। ठीक है, और 5000 की आपकी क्या है, 5000 की क्या है, इसमें फ्रिक्शन लग रहा है। तो आपसे नेट फोर्स पूछा है इसमें, बताओ। इतना आसान क्वेश्चन, नेट फोर्स थियोरेटिकल है एकदम, कॉन्सेप्चुअल, मतलब 40,000 आगे लग रहा है, हाँ, -5000 पीछे लग रहा है, जो रोक रहा है ये लगा दो। टोटल कितना आया? 35,000। अभी हम लोग देखा, बस 35,000 न्यूटन आंसर हो जाएगा। तो ये इतना आसान था, आप समझ लो। इससे आसान क्या हो सकता है? ठीक है, अब हम देखेंगे सीधा इनर्शिया। ये समझ में आई कि नहीं बात? ठीक है, अब इनर्शिया जो है उसको आपको अच्छे से समझना है। इनर्शिया क्या होती है? इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, है ना। इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी दैट अपोजेस चेंज इन इट्स स्टेट। बस सिंपल सा लिखो, इनर्शिया क्या है? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ a body that opposes its change in state, ठीक है, उसकी जो स्टेट में चेंज आए उसको रोकती है, सिंपल। ठीक है, कितने टाइप की हो सकती है इनर्शिया? 3 टाइप की हो सकती है इनर्शिया। आप कौन सी? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है, और आपकी कौन सी हो सकती है? इनर्शिया ऑफ मोशन, और आपकी हो सकती है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये आपकी 3 तरह की होती है। ठीक है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। आपको याद रखनी है, सबको बारी बारी करके समझेंगे, लेकिन इसके कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं। पॉइंट्स या प्रॉपर्टीज आप कह सकते हो। तो देखो, इनर्शिया सिंपल से किसको ऊपर डिपेंड करती है? डायरेक्टरी प्रोपोर्शनल होती है। डायरेक्टरी प्रोपोर्शनल किसी ऑब्जेक्ट के, ना, तो डायरेक्टरी प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ बॉडी। मास ऑफ बॉडी या ऑब्जेक्ट टू मास ऑफ बॉडी ऑब्जेक्ट। साथ साथ नोट करते चलना सभी भाइयों बच्चों को। ठीक है, सभी बच्चों को ना। अभी सब आप सब 10th में होंगे तो सब हमारे लिए बच्चे हो, क्योंकि हमारा इंटर वगैरह सब हो चुका है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ बॉडी ऑब्जेक्ट है। ठीक, अब इसके बाद एक पॉइंट आप क्या लिख सकते हो? मोर अगर आपका मास होगा, मोर द मास मोर द इनर्शिया। जितना मास होगा आपका उतना ही इनर्शिया होगा, सिंपल सा। समझ में आ रही बात कि नहीं? कितने टाइप के हमने लिख दिया? 3 टाइप के होते हैं। इन सब में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, समझ में आई बात कि नहीं? अच्छे से समझ में आई। ठीक है,
अब इसमें देखो कुछ बातें हैं कि मतलब इनर्शिया जो है कितने टाइप के हो सकते हैं, क्या क्या इनर्शिया, मतलब इनर्शिया ऑफ रेस्ट कितने से हो सकते हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन कैसे हो सकता है, इनर्शिया ऑफ का क्या डायरेक्शन कैसे हो सकता है। इनर्शिया जो होता है वो बॉडी की स्टेट को वैसा ही रखता है, अगर वो मोशन में है तो मोशन ही में रहेगी, अगर वो आपकी किस में है, अगर वो आपकी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, अगर चेंज इन डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन अगर नहीं चेंज एक डायरेक्शन में चली तो उसी डायरेक्शन में चलेगी, जब तक आप क्या नहीं करोगे, एक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे। सिंपल सी बात यही है, समझ में आ रही बात कि नहीं, ठीक है। अब देखो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे पहला एग्जांपल किसका, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का देखेंगे, रेस्ट का एग्जांपल भी होगा, मोशन का भी होगा, साथ साथ में हमको लिखना है, मोशन का भी होगा और आपका किसका होगा, डायरेक्शन का भी होगा। और बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, सब समझ लेंगे। अगर आप ऐसे ही लगे रहोगे तो आपको धीरे धीरे हर कॉन्सेप्ट आता जाएगा, मज़ा आता जाएगा और आराम से पढ़ते रहोगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। राइटिंग वगैरह समझ में आती होगी और कॉन्सेप्ट भी समझ में आते ही होंगे। और हम छोटा ही लेक्चर रखते हैं, ज़्यादा नहीं इधर उधर की बातें। क्यों? क्योंकि देखो टाइम जो है बहुत प्रीशियस आपका क्या होता है, प्रीशियस होता है, बहुत ज़रूरी टाइम है, इसको आप वेस्ट नहीं कर सकते। अब बोर्ड आने वाले हैं कुछ दिन में, तो ज़्यादा इधर उधर ध्यान नहीं देना, थोड़ा बहुत गेम खेल लेना अगर कोई खेलता है, क्योंकि माइंड फ्रेश रहता है, 1 घंटे दे देना उसको, बाकी आप अपना पढ़ाई में जुटे रहो, बिल्कुल ठीक है। अब रेस्ट का क्या होता है, मान लो भाई देखो आपने बहुत बार ऐसे चादर झाड़ी होगी तो गर्दा ऊपर रुक आता है, तो क्या होता है, वो रेस्ट पोजीशन में होता है। और जब आप ऐसे कुछ करते हो या आपका कोई चादर हो या कोई भी चीज़ हो उसमें गर्दा है, तो वो बाहर क्यों निकलती है, क्योंकि जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो रेस्ट में होते हैं, ठीक है। तो आप लिखोगे डस्ट पार्टिकल्स इन कर्टेन्स, जो पर्दों में होते हैं ना, उनसे हम बता रहे, पर्दों में गंदगी होती है तो आप उसको झटकते हो तो डस्ट पार्टिकल निकलते हैं, क्यों, क्योंकि वो रेस्ट में होते हो, आपने एकदम से मोशन दे दिया होता है, तो इनर्शिया की प्रॉपर्टी दिखाते हैं। लीव्स वगैरह होती हैं, जो लीव्स एंड आपके क्या फ्रूट्स फॉल आउट, भाई वो फॉल आउट हो जाते हैं किससे, पेड़ से, जब बहुत तेज हवा गिरती है, ये भी रेस्ट का ही एग्जांपल, वो लोग रेस्ट में थे लेकिन हवा बहुत तेजी से आई तो उनको गिरा ले गई, हुआ ना, वो रेस्ट पोजीशन में थे लेकिन उनको हवा गिरा ले गई, सिंपल सी बात है। अब मोशन की क्या देखेंगे, मोशन का सिंपल से देखना, ये रेस्ट कैसे मतलब रेस्ट के उसमें आ गया, ठीक है। अब मोशन का आपका क्या होगा, जो आप क्या कहते हो, बाईसाइकिलिंग करते हो, साइकिलिंग रेस्ट होती गाड़ी, जब उसको आप ऐसे करते हो तो वो किसमें आपकी मोशन में आ जाती है, बिल्कुल ठीक है। और आपका इसमें क्या हो सकता है, मोशन में आपके बहुत सारी चीज़ें मोशन में आ जाती है। अब देखो इसमें क्या है, मोशन की हम पढ़ रहे हैं, बाईसाइकिलिंग रेस्ट से मोशन में आना, ठीक है। और आपका क्या हो सकता है, आपका जैसे प्लेन वगैरह उड़ाना, ये सब चीज़ें हो सकती हैं, ठीक समझ में आ रही है ना बात, ये प्लेन वगैरह हो सकती है। डायरेक्शन में और देखो क्या होता है, और इसमें चीज़ देखो क्या होता है, ये 2 चीज़ें तो आई। अब देखो क्या होता है, इसमें एक चीज़ और लगती है मोशन के लिए, हम बता रहे हैं सीट बेल्ट वाला। अगर आप देखते होगे जो सीट बेल्ट है उसमें आप देखते होगे कि आप इदमी से अगर उसको खींचते हो वो नहीं निकलती है, ठीक है, वो नहीं निकलती, ये भी एक मोशनी का एग्जाम्पल है, याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। बाईसाइकिलिंग प्लेन। और डायरेक्शन में क्या हो जाएगा आपका, डायरेक्शन आपका मान लो, अब देखो इसमें एक चीज़ और है, ये रेस्ट की पोजीशन में, इसमें मोशन में एक और समझ सकते हो, मान लो इसे आप गाड़ी में बैठे हुए हो और इदमी से किसी ने ब्रेक मारी, तो आप तो मोशन में चल रहे हो, समझ में बात आ रही कि नहीं, आप तो मोशन चल रहे हो, लेकिन आप वो पीछे क्यों जाते हो, क्योंकि आपका जो पैर है वो तो आपकी बस में लगा हुआ है, तो वो तो एक सिस्टम में है, ठीक है, वो सिस्टम में लग गया, लेकिन आपकी अपर बॉडी नहीं है। तो अपर बॉडी जो है उसमें समझना अच्छे से, जो अपर बॉडी है वो आगे की तरफ जाएगी, अगर वो क्या करेगा, इदमी से रुकेगा, और अगर इदमी से चलेगा तो पीछे की तरफ जाएगी। ये भी मोशन का एग्जाम्पल है, ठीक है, इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जाम्पल है। तो लिखोगे आप यहाँ पर, जिसमें बस वगैरह में जो होता है वो हो गया, और बस वगैरह बस इतने हो गए। इसमें डायरेक्शन, इसमें क्या होता है, जब आप शार्प टर्न लेते हो तो आपकी बॉडी, अगर आपने लेफ्ट लिया तो वो राइट में उड़ जाएगी, क्योंकि वो तो रुकी हुई है, आपने इदमी से टर्न लिया तो बॉडी इदमी से ऐसे हो गई। ये डायरेक्शन का एग्जाम्पल है, समझ में आ रही बात कि नहीं, बिल्कुल। अब इसके हम आगे हम लोग सीधा न्यूटन्स लॉ जब मोशन करते हैं, जब तक आप ये पूरा अच्छे से नोट करो, बहुत अच्छे से। अब देखो क्या देखते हैं, अब हम लोग देखेंगे न्यूटन का फर्स्ट लॉ, ठीक है। तो आप सबको हेडिंग डालनी है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ना, यही रहेगा पूरा। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, सिंपल सा, और इसको ये भी कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, भी इसी को कहते हैं, बहुत बार आपके एग्जाम्स में पूछा गया, लॉ ऑफ इनर्शिया भी इसी को ही कहते हैं। तो सिंपल सा ये कहता है, इसके पॉइंट्स आपको लिखना है। पहला सबसे अच्छी डिफिनीशन जो है ये कहती है, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना जाएगी, अगर कोई बॉडी मोशन में है ना, तो वो मोशन में रहना चाहेगी, अनटिल एंड अनलेस
एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट, मतलब जब तक कोई बाहरी फोर्स ना लगे, जब तक कोई बाहरी बल ना लगे, जब तक कोई एक्सटर्नल बाहर से कोई फोर्स ना लगाए आके, तब तक कोई बॉडी अपनी पोजीशन, इनर्शिया की पोजीशन नहीं चेंज करेगी। समझना अच्छे से, ठीक है। लिखो इफ अच्छे लिखना, इफ आ बॉडी इज एट रेस्ट इट विल remain at rest and a body with uniform motion will remain लिख लो, कोई बात नहीं, will remain in uniform motion until and unless and कौन सी फोर्स लगनी है? एक्सटर्नल, बाहरी फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। जब तक कोई बाहर की फोर्स नहीं लगेगी तब तक क्या होगा, आपकी जो है बॉडी रेस्ट वाली रेस्ट में रहेगी, मोशन वाली मोशन में रहेगी, और कोई एक डायरेक्शन में चल रही तो वो एक डायरेक्शन में चलेगी। सिंपल सी। एक इसको ऐसे लिख सकते हो और लगा के, ठीक है। जो आपका जो चेंज इन स्टेट ऑफ इनर्शिया है वो ओनली कैन बी चेंज बाई अप्लाइड फोर्स ऑन इट। देखो क्या लिखना है, इनर्शिया ऑफ बॉडी कैन ओनली change by applying लिखना है ना आपको, by apply an external force on it। जब तक आप एक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे, इनर्शिया ऑफ बॉडी कैन ओनली चेंज बाय अप्लाइंग एन एक्सटर्नल फोर्स लगाना है ना, एन एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट ना, अप्लाइंग लिखना है यहाँ पर आप लोगों को। ठीक, समझ आई बात की नहीं? कहो बिल्कुल ठीक। इसके बाद एक और लिख सकते हो आप, जो सबसे अच्छा है, एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू चेंज द, सिंपल सा, चेंज द इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, कुछ भी आप आराम से लिख सकते हो। यहाँ लिख लो, एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड टू चेंज क्या, स्टेट ऑफ अ बॉडी, कैसे? आपका सिंपल सा लिखना, किससे? इनर्शिया, अच्छे समझना, रेस्ट से किस में कर सकते हो आप? रेस्ट टू मोशन, दैट रेस्ट टू मोशन और मोशन टू रेस्ट, ये था। समझ में आई कि नहीं डिफिनीशन? देखो अच्छी सी डिफिनीशन थी, आपको पूरी ये नोट करनी है, यही एज इट इज अपने पेपर में लिख के आना है। सीधा अब हम देखेंगे कौन सा, न्यूटन्स सेकंड। अब देखो हमें पढ़ना है न्यूटन का फर्स्ट लॉ के बाद न्यूटन का सेकंड लॉ। तो सेकंड लॉ जो है उसमें एक चीज़ बहुत मेन आती है जिसको कहते हैं मोमेंटम। क्या कहते हैं? मोमेंटम। तो पहले मोमेंटम को समझ लिया जाए। मोमेंटम सिंपल सी चीज़ है, कुछ नहीं होती। देखो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है P = मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो आपका हो जाता है मास या ऐसे वेलोसिटी, ठीक, ये चीज़ है। तो मोमेंटम सिंपल सा होता है। देखो मोमेंटम ये रहता है, मान लो किसी बॉडी का मास है और वो किस वेलोसिटी से चल रही है, तो उन दोनों को मिला के एक क्वांटिटी आती है, इसको हम लोग मोमेंटम कहते हैं। और मोमेंटम जो है वो मास और वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करती है। अभी आप बस इसके बारे में इतना ही जानो, सिंपल सी ना। और मोमेंटम को जो समझना है तो सिंपल सा, इट मतलब चेंजेस समथिंग, इट चेंजेस सम इन थिंग इन मास। और जो सडन फोर्स दे दे वही होती है सडन फोर्स। क्या होती है? ये एक तरह का इम्पल्स दे देती है, तो इसका एक दूसरा नाम भी इम्पल्स भी है। अभी इसके बारे में ज़्यादा हमें नहीं देखना, आप इसमें ध्यान दीजिए। सेकेंड लॉ में क्या नाम है? न्यूटन का कौन सा लॉ है? सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो इसमें सिंपल सी डिफिनीशन जो है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आपको डिफिनीशन पहले लिखनी है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is directly
सिंपल सा लिखना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, टू कौन सी, तो टू देखो जो फोर्स उसको अगर अच्छे समझना है तो टू कौन सी फोर्स हो सकती है इसमें वो आप लिखोगे। फोर्स कैसी है, एक्सटर्नल है, पहले तो बाहरी है, टू प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल अनबैलेंस। एक्सटर्नल का मतलब समझो जो फोर्स है वो बाहर से लग रही है, कोई अंदर ही नहीं लगा रहा, ठीक है, बॉडी के अंदर से फोर्स नहीं है। एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स ऑन इट, ये होगी डिफिनेशन सिंपल सी, समझना इसको। तो देखो ऐसे रेट का मतलब क्या होता है, रेट कहीं भी लग जाए, आज से याद रखो, शायद हमने 9th वाले लेक्चर में, क्लास 9th के जो कौन सा लेक्चर था आपका मोशन, उसमें भी बताया है कि कहीं रेट लग जाए तो उसका मतलब होता है टाइम। तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की गई है, ये होता है सिंपल सा। यही आपको हमेशा के लिए याद रखना है, चेंज ऑफ रेट ऑफ मोमेंटम, ये हमेशा के लिए याद रखना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स अप्लाइड ऑन इट, सिंपल था, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो जब ये हटता है तो आपका आता है एफ इक्वल टू के डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, ठीक है, चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड ऑन इट। के जो है उसकी वैल्यू 1 आ जाती है, यहाँ से आपका एफ की वैल्यू हो जाती है ये आ जाती है, ये जो है ये ऑलवेज ट्रू वैल्यू है, ऑलवेज ट्रू है, के की हमारी एक्सपेरिमेंट जिससे भी 1 वैल्यू है और ये आपकी ऑलवेज ट्रू है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो यूज़ की गई वैल्यू है वो कौन सी है आपकी, एफ इक्वल टू एम ए, ये बहुत यूज़ की गई है, ये भी सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से ही आती, लेकिन ये ऑलवेज ट्रू नहीं है। अभी हम बताएंगे क्यों ऑलवेज ट्रू नहीं है, समझना अच्छे से। आपसे मतलब कह दिया जाए 2 मासेस हैं, उसी से निकलेगा अच्छे से, ठीक है, देखना अच्छे से। ये चीज़ है ना, ये मोमेंटम है, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, ये चेंज इन मोमेंटम है, चेंज इन मोमेंटम है कि नहीं, बिल्कुल ठीक है। तो लिखो यहाँ पर फोर्स इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, कहो हाँ। अब ये जो डेल्टा पी है इसका मतलब पहले कुछ मोमेंटम रहा होगा बाद में कुछ, और ये होता क्या है मोमेंटम, अगर चेंज इन मोमेंटम पूछा जाए तो फाइनल माइनस इनिशियल होता है, हमेशा फाइनल जो होगा और इनिशियल जो होगा, तो इसको आप ऐसे लिखते हो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल अपॉन डेल्टा टी, ठीक है, आपको ऐसे लिखना है डेल्टा टी, या फिर जो डेल्टा टी है मान लो हमने स्टार्टिंग टाइम 0 से की तो उसको आप टी मान लो। अगर टाइम स्टार्ट वाला 0 है तो डिफरेंस में कोई एक्सक्लूड टाइम आएगा तो उसको हम क्या कह देंगे, टाइम टी, ठीक है। उसके बाद देखो अब यहाँ पर एफ आया, डेल्टा पी की जगह आप क्या रखोगे, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी, मास तो कभी नहीं चेंज होगा, ठीक है, यही तो इजेप्शन है, समझो मास कभी नहीं चेंज हो, यही तो इजेप्शन है, यही मेन बात है कि ये कह देते हैं कि मास नहीं चेंज होगा, लेकिन ये जो ये केस है इसमें जो मोमेंटम वो चेंज किसकी वजह से हो रहा है, या मास की वजह से या वेलोसिटी की वजह से, तो ये हमेशा ट्रू है। ये कब होता है, जब आप लाइट की स्पीड वगैरह से चलते हो तब मास कम हो सकता है, इसलिए इसको नेग्लिजिबल करके ये रखा जाता है, लेकिन ऑलवेज ट्रू हमेशा यही है, ये नहीं होगा। यहाँ लिखोगे मास इंटू वी फाइनल अपॉन टाइम। आज भाई देखो थोड़ा सा जुकाम वगैरह भी है तो आप थोड़ा एडजस्ट करना अगर एनर्जी लो लगे, वैसे हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। एफ इक्वल टू आप क्या रख लोगे, मास वी एफ माइनस वी आई अपॉन इसके नीचे टी लगा दो। अब यहाँ से देखोगे एफ इतना ठीक है, और ये वी और ये वी आई ये सब आपका क्या होता था, सबको याद होगा, वी इनिशियल माइनस वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन टाइम एक्सेलरेशन होता था कि नहीं, ठीक है, हम लोग ने अभी मोशन वाले चैप्टर में पढ़ा है। इसकी कुछ नहीं करना है, लाइन से चलो, पहले मोशन देखना फिर ये देखना, सबसे अच्छा तरीका, ठीक है, लाइन से चलना। ये यहाँ से आ जाता है, ये क्या होता है एक्सेलरेशन हमारा v माइनस यू अपॉन टी। आपको इसमें कंफ्यूज हो रहा है कि v माइनस यू क्या है, भाई बहुत बार इसको इनिशियल और फाइनल कहा जाता है, फिर वी एफ माइनस वी आई लिख लेते हैं, वो भी बात हो रही थी, इसमें कुछ नया नहीं है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, इसको अच्छे से नोट करो और हम पहुंचेंगे अब सीधा थर्ड लॉ की तरफ। देखो जल्दी से थर्ड लॉ के ऊपर आएंगे, लेकिन उससे पहले ऐसा नहीं लगता कुछ क्वेश्चन कर लिया जाए, है ना, थर्ड लॉ से आने से पहले सेकंड लॉ को अधूरा ना छोड़े। तो क्वेश्चन हम देखेंगे 2 बस छोटे से, एक कॉन्सेप्चुअल होगा, एक आपका सॉल्विंग होगा। आपसे सिंपल सा कह दिया है कि कोई बॉडी जो 108 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, ठीक है, और उसको 0 में आने में, ब्रेक लगाने के बाद 0 में आने में 4 सेकेंड लगते हैं ना। तो आपसे कुछ नहीं पूछा, आपसे बस ये पूछा है कि इसमें फोर्स कितनी लगेगी, और जो टोटल वेट है बॉडी का, मास, बाइक है, मोटरसाइकिल है, बाइक उसको मिला के 1000 kg है जो उसके ऊपर बैठा है। तो आपसे पूछा है देखो कि फोर्स कितनी होगी, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी लगा के सवाल चुटकियों में कैसे होगा देखो। वाई इसको लिख सकते हो आप एम वी माइनस यू अपॉन नीचे कितना टी, कहो बिल्कुल, मास 1000 है, कहो हाँ,
v कितना है, पहले कितनी थी, देखो पहले जितनी थी वो तो थी आपकी कितनी, ये इतनी, और लास्ट में 0 हो गई। तो पहले तो ये 108 किलोमीटर पर आवर, इसको पहले उसमें चेंज करो, किसमें, 108 को आप किस में चेंज करोगे, मीटर पर सेकंड में चेंज करो। किलोमीटर पर आवर थी है, इसको किस में चेंज करना पड़ेगा आपको, मीटर पर सेकंड में। तो इसको 5.18 से आप ये करोगे, बिल्कुल ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितनी बार में चला जाएगा, ये 6 बार में चला जाएगा, ठीक है। आपका 6 18 6 आपका कितना होता है, 18 5 का कितना होगा आपका 96, 18 5 का कितना होगा आपका 36, 72 कितना 18 1 18, 18 2 आपका कितना होता है 36 से 18 3 आपका कितना 54, 72 आपका कितना हो जाता है 90 और 108, ठीक है। 6 ही बार में जाएगा। ऐसे सवाल बनाते ही हैं कि आराम से कट जाए। अब इसके बाद देखो ये 6 5 का कितना आपका 30 आ गया, कहो हाँ, तो यहाँ पर आपका ये तो 0 होगा लास्ट वाली, लेकिन ये वाली होगी 30 अपॉन टाइम कितना है 4, यहाँ रखोगे कितना आ जाएगा आपका, ये कितना 250 आएगा, बिल्कुल 250 का इससे मल्टीप्लाई किया हुआ आपका 750 होगा कि नहीं, समझ में आ रही बात की नहीं। इसका आप मल्टीप्लाई करोगे इससे कितना हो जाएगा 750, फोर्स निकालनी और यहाँ पर एक 0 और लगेगा, समझ में आई कि नहीं बात। देखो यहाँ से इसका किया तो आपका कितना हुआ 750 हुआ, लेकिन एक 0 यहाँ पर था कि नहीं, वो भी लगाना था। माइनस में आंसर क्यों आया, माइनस में इसलिए आया क्योंकि हमारी रिटार्डिंग एक्सेलरेशन है, हमारी जो स्पीड है वो घटी है, मतलब हमारा एक्सेलरेट की जगह रिटार्डेशन हुआ है। हम लोग ने मोशन चैप्टर में इसकी बात की, तो यहाँ से आप ये लॉजिक आराम से समझ पा रहे होंगे। एक और क्वेश्चन है, वाई क्रिकेटर्स while cricketers get their hands back while catching a ball, अगर वो एक बॉल को जब कैच लेते हो तो अपना हाथ को पीछे क्यों लेते हैं, ये चीज़, तो ये भी आपको सेकंड लॉ बताएगा। देखो फोर्स होता है डेल्टा पी अपॉन टाइम डेल्टा टी। तो अब अच्छे से समझना भाई, देखो अगर आपके पास बॉल आ रही है ठीक है, और आपने झट से उसको रोक दिया अपनी जगह पे, तो रुक तो जाएगी लेकिन उसका मोमेंटम बहुत ज़्यादा होगा, मतलब उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होगी, तो आपको हर्ट करेगी। लेकिन अगर आप हाथ अपना पीछे ले जाओगे तो टाइम बढ़ेगा तो भाई मोमेंटम तो उतना ही रहेगा, लेकिन अगर टाइम बढ़ गया तो फोर्स कम नहीं होगी, और जितनी कम फोर्स से आपको बॉल हिट करेगी उतना कम दर्द होगा कि नहीं, इसलिए वो अपना दर्द कम करने के लिए हाथ को पीछे कर लेते हैं, सिंपल सा, ठीक है। यहाँ पर सिंपल सा है क्योंकि इसमें आपकी फोर्स कम हो जाती है, फोर्स डिक्रीज हो जाती है, फोर्स डिक्रीजेस एज टाइम इंक्रीजेस, बस ये आपको याद रखना है। सीधा आप देखते हैं हम लोग कौन सा लॉ, थर्ड लॉ, ठीक है। थर्ड लॉ देखते हैं, अच्छा खासा लॉ है, मज़ा आ जाएगा पढ़ने में बिल्कुल, ठीक है। जिसकी सबसे बेहतरीन डिफिनीशन जो सबको पता ही है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, दो डिफिनीशन लेकिन हम लोग लिखेंगे। क्या लिखना है आपका, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक। अब इसमें देखो क्या लिखना है, स्टेट क्या करता है ये लिखो, स्टेट्स दैट इफ अ बॉडी exerts force on second बॉडी इट विल एग्जर्ट्स, देखो क्या लिखना है, इट, या फिर लिखोगे सेकंड बॉडी एग्जर्ट्स इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ना। अगर ये इसको ऊपर कर रही है सेकंड बॉडी के ऊपर, तो किसके ऊपर करेगी, ऑन फर्स्ट बॉडी। समझ में आई बात की नहीं, बिल्कुल ये होगा चीज़, समझ में आ रही बात, ठीक। अब दूसरी आप क्या लिख सकते हो, लिखोगे इन अदर वर्ड्स आपका क्या रहेगा, देखो इक्वल एंड अपोजिट है तो दूसरी डिफिनेशन क्या होगी, एवरी, जो कि फेमस है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, बस यही हो गई। ये रहेगी डिफिनेशन आपकी, समझ में आई बात की नहीं, ठीक, अच्छे से समझ में आ गई, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो हम लोग ले लेते हैं। एग्जांपल बहुत सिंपल से, और देखो ये जो बॉडी है कैसे, इसके कुछ पॉइंट तो पहले लिख लें। हमेशा किसमें लगेगी, टू बॉडी सिस्टम है,
टू बॉडीज सिस्टम है। तो बताओ कब इस फोर्स का नामो निशान नहीं रहा होगा, कब इस फोर्स का नामो निशान नहीं रहा होगा? बिग बैंग तक। जब तक बिग बैंग नहीं हुआ था तब तक सारा यूनिवर्स जो था वो एक पॉइंट में संकीर्ण था, बिल्कुल ना, एक पॉइंट में था, बिल्कुल पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट जिसको कहेंगे। तो वहाँ पर केवल एक ही चीज़ थी, तब वहाँ पर थर्ड लॉ था। जब से बिग बैंग हुआ है थर्ड लॉ का एग्जिस्टेंस है ही, मतलब टू बॉडी सिस्टम है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, कैसी फोर्स, मतलब ये किसको ऊपर वर्क करता है? एक्शन और रिएक्शन के ऊपर, ठीक है। डीले नहीं कर सकता, इसकी प्रॉपर्टीज नो डीले, जो होगा तुरंत लगेगा, ठीक है, बिल्कुल याद रखना। इसीलिए याद रखना जो सेंट्रीपिटल फोर्स हो, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, वो कभी इक्वल एंड अपोजिट नहीं होती, ठीक है। इक्वल होती हैं, अपोजिट होती है, लेकिन थर्ड लॉ फॉलो नहीं करती। क्यों भाई? इसलिए नहीं करती क्योंकि दोनों एक ही बॉडी पे लग रही, ये नहीं होती। देखो ये एक बॉटल वाला देखो कॉन्सेप्ट, यहाँ पर ये बॉटल रखी है, यहाँ पर ये इसके ऊपर एन लगा, ये उसके ऊपर क्या लगा? mg लगा। ये बैलेंस तो है, एन नॉर्मल रिएक्शन होती है, mg क्या है? अर्थ जो खींचती है, लेकिन ये बैलेंस नहीं है। ये मतलब आपके थर्ड लॉ नहीं फॉलो कर रही, बैलेंस है लेकिन थर्ड लॉ नहीं फॉलो कर रही। जब तक थर्ड लॉ तब फॉलो करेगी, मान लो ये एन नॉर्मल रिएक्शन अर्थ का सरफेस इसके ऊपर लगा रहा है, तो ये अर्थ के ऊपर एन लगाई। अब ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्स हैं, याद रहेगा कि नहीं? बिल्कुल ठीक है। तो देखो इसी के साथ क्या ये हमारा लगभग खत्म हो चुका है लेक्चर। लेकिन एक जबरदस्त क्वेश्चन ले ले जो ओलंपियाड में पूछा गया था, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो क्या ओलंपियाड में पूछा गया था, जाहिर सी बात अच्छा होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, या फिर लिखने की जरूरत नहीं है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। आपसे कह दिया है अगर चांद जो है वो धरती को अट्रैक्ट करता है, ठीक है, और धरती चांद को अट्रैक्ट करती है, तो जो चांद वो धरती की तरफ, मतलब जो चांद जो चक्कर लगाता है धरती का, धरती क्यों नहीं चांद का चक्कर लगा लेती? बस यही क्वेश्चन था कि जो हमारी अगर अर्थ मून का चक्कर लगा रही है, तो भाई मून, मतलब अगर आपका जो है अर्थ के ऊपर मून चक्कर लगा रहा है, तो मून का चक्कर अर्थ क्यों नहीं लगा सकती? ये था, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं। बात तो यही है, अगर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है, अगर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है, न्यूटन का थर्ड लॉ फॉलो हो रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है कि भाई जो अर्थ है उसका चक्कर मून लगा रहा है, या फिर सन का चक्कर अर्थ लगा रही है? यही क्वेश्चन था। तो ऐसा लॉजिक होता है, देखो समझिए, सिंपल समझना, अच्छे समझना। इक्वल एंड अपोजिट की बात है, ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट की बात है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन होता है, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा? F इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, सब पढ़ा है, ठीक है। अब यहाँ से आप एक बात समझो, दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, लेकिन इनर्शिया यहाँ वर्क करने लगती। क्या वर्क करने लगती है? इनर्शिया। अब आप कहोगे ये इनर्शिया कहाँ से आ गई? ये तो हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो मेन मुद्दा है वो इनर्शिया का है। क्यों? दोनों बराबर की फोर्स लगा रहे हैं। अच्छा ये जो पेन है इसके ऊपर अर्थ बराबर की फोर्स लगा रही कि नहीं? जितना अर्थ इसके ऊपर लगा रही उतना ही अर्थ के ऊपर, लेकिन मैंने इसको हाथ से छोड़ा, देखो नीचे गिर गया, गिरा कि नहीं? तो इसका मास इतना कम है कि इसकी औकात अर्थ के सामने कुछ भी नहीं है। इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू अर्थ के सामने कुछ भी नहीं है। अर्थ अपने मास की वजह से इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। अब अर्थ की वैल्यू किसके सामने नहीं है? सन के सामने। सन की वैल्यू किसके सामने नहीं है? भाई जो बड़े सन है उनके सामने नहीं है ना, या ब्लैक होल्स वगैरह। तो ये तो भाई समझ लो रिलेटिव टर्म्स हैं। तो आपको ये सब अच्छे से समझ में आया होगा, होप है, मज़ा भी आया होगा क्लास करते हुए। अब इसके आगे जो चैप्टर उसका आप लोग नाम बताओ, उसको हम लोग नेक्स्ट से चालू करेंगे। साथ में क्लास 10th का भी चल रहा है, तो जितने बच्चे हों क्लास 10th के वो मतलब या किसी के भाई बहन हो वो देख सकते हैं आराम से। और 11th का भी चल रही सीरीज, और कंपटीशन वाले भी हमारे चैनल में चल रही। तो हमारा चैनल काफ़ी एक्सपेंड कर चुका है। आप लोग को बस लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमको दूर दूर तक फैलाना है। जय हिंद।